रिक्रूटमेंट जील पैरेट के बारे में पूछ रही थी, कोई मुझे बता रहा था, सेकंड बच्चा। यस मैम, बेसिकली ये एक रेशियो होता है कि मतलब हमने कितने लोगों को मतलब एक माइंड इमेज बना के हमें इतने लोग कम से कम चाहिए। 400 की मतलब एक हमने जनरेट किए। उसके बाद 200 को इनवाइट भेजे, जिनमें से 100 या 150 आए। फिर 50 70 इनका जो है वो इंटरव्यू हुआ। फिर ऑफर्स मेड हुई, तो फिर तकरीबन 10 20 जो है उसमें से वो हमने हायर किए। तो मैम एक तरीके का रेशियो होता है ये कि ज्यादा को हम बुला बुला के फिर उनमें से जो है वो एक प्रोसेस होता है कि हम उसमें से अपनी जो रिक्वायर्ड पोस्ट है उसकी जो है वो रिक्रूट करते हैं। आपका नाम क्या है? अली दरियाब में। अली जरिया। आप थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट किया। आप पहले तो नहीं पार्टिसिपेट करते थे, आज किया ना आपने? मैम क्लासेस वगैरह बहुत कम ली है मैंने। कितनी क्लासेस? कि मैम ये मेरी 4th क्लास है। फर्स्ट और सेकंड में मैम पार्टिसिपेट किया था मैंने। उसके बाद फिर मैम 2 क्लासेस जो है वो वेडनेसडे को हुई थी, तो वो वेडनेसडे स्पोर्ट्स मीटिंग वगैरह हमारी होती है यूनिवर्सिटी में, तो वो ऑनलाइन नहीं ले पाया था मैं। ठीक है, आगे से आप पूरी क्लासेस लीजिएगा, वरना ये होगा कि आपके जो है ना फाइनल पेपर में मसला होगा। लेकिन मिड में फिर भी थोड़ा सा ख्याल करते हैं, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होता, फाइनल में और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपके लिए मैं बोल जी रही हूँ, मैम। मैं पूरी क्लास में बोल रही हूँ तो प्लीज़ क्लासेस लीजिएगा। अब वैसे ज़्यादा क्लासेस बची भी नहीं है, कम क्लासेस बच गई हैं, क्योंकि आपकी 12 क्लासेस तो हो ही गई हैं। तो अभी बस टोटल क्लासेस ही 15 होती हैं, 15 या 16। कम क्लासेस बच गई हैं, इतनी ज़्यादा बची नहीं है। इंशाल्लाह इन 2 वीक्स ही आप लोग के फाइनल एग्जाम्स भी होंगे। पेपर क्लियर करने के लिए आप रिमेनिंग क्लासेस ले लीजिएगा, ठीक है? जी मैम। जी ओके, और कोई मुझे बताया था? और कोई बताया था कि हमारे पास रिक्रूटमेंट यील्ड पैरेट क्या होता है? कोई भी नहीं बता रहा। चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सिर्फ जरियाब, इज़ाम और इन्होंने ही बताया। ओके, सबसे पहले तो आपको ये सामने नज़र ही आ रहा होगा जिस तरह से इन्होंने रिक्रूटमेंट जील पैरामिड बनाया है, ठीक है? सबसे पहले हम तो ऐसे डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी जो है ना टेक्नोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होती हैं। रिक्रूटमेंट जील पैरामिड में हमारे पास क्या था? हिस्टोरिकल, the historical arithmetic relationship between recruitment लीड्स एंड इनवाइटीज। देखो पहले ये लीड्स आ गया, देन उसके बाद ये इनवाइटीज आ गया, एंड देन इनवाइटीज एंड इंटरव्यू, एंड देन इंटरव्यू ऑफर मेड, एंड देन ऑफर मेड एंड ऑफर एक्सेप्टेड। यानी कि जो इनका लिंक है इसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट जील पैरामीटर, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास लीड जनरेटेड क्या होता है? आपको पता है लीड जनरेटेड का मतलब क्या है? कोई मुझे बताए, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कोई मुझे बता दे लीड जनरेटेड क्या होती है? मैम
इट्स अ काइंड ऑफ मतलब एक एडवर्टाइजमेंट होती है कि मतलब जो कैंडिडेट है वो इस जॉब को अपने लिए सूटेबल समझा और उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए आए। चाहते हैं इट्स अ काइंड ऑफ, मुझे आपकी बात तो समझ नहीं आ मैम मीन्स एक एडवर्टाइजमेंट तरीके की होती है ये, कि जो मतलब इस तरह की वो एक इमेज क्लियर की जाए कि जो है ना इस तरह की जॉब अवेलेबल है, तो कैंडिडेट जो है वो अपने लिए डिसाइड कर सके कि ये मेरे लिए जॉब है या नहीं है, तो उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए आए। रहा। एडवर्टाइज, मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। मैम अब आई आवाज क्लियर? पता है पीछे से आप ही कुछ शोर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई। मे बी माइक ग्लिच हो। ओके, बताएं मुझे। मैम ये मतलब एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट होती है कि आप जो है ना मतलब अपनी एड पोस्ट करें या अपने जो जॉब आप पोस्ट करें उसके बारे में बताएं, एक इमेज क्लियर करें कि इस तरीके की जॉब है, तो कैंडिडेट जो है उस पर डिसाइड कर सके कि रादर ये जॉब उसके लिए है या नहीं है, तो उसके बिहार पर वो इंटरव्यू देने आए या नहीं है। ठीक है, और कोई बताएगा मुझे लीड जनरेट क्या होता है? ये बहुत मैम ज्यादा मुझे लगता है ये टोटल नंबर ऑफ जितने लोगों ने यानी कि अप्लाई किए हैं इतने लोगों ने, ये हो सकता है। मिस, लीड जनरेट का मतलब ये होता है कि आपने कितना इसको कितने रिलेटिव पीपल तक अपना ये एडवर्टाइजमेंट या जो भी है इसको पहुंचाया है, कितने लोगों ने इस पर इंटरेस्ट शो किया है, तो वो लीड होती है। उसके बाद आपने कितनों को अलॉट किया है या आस्क किया आने के लिए, बोला है उनके लिए। ओके। और क्या, और कोई मुझे बताएगा? मैम मैं ये कह रहा था कि इतने लोगों ने अप्लाई किया है, यानी कि 1200 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया और उनमें से इनवाइट सिर्फ 200 लोगों को किया है कंपनी ने। ये हो सकता है लीड जनरेटेड। यस मिस, यही है। तो यही है, एग्जाम में भी इसको वो मैम करते हैं। मैम आफ्टर एडवर्टाइजमेंट मैम ना मतलब जितने लोगों का इंटरेस्ट है तो ये उनका मतलब रेशियो है लीड जनरेटेड। उतने कैंडिडेट का मतलब कि ये इंटरेस्ट है कि मतलब ये अप्लाई करे ना करे, जिन्होंने अप्लाई किया है वही है। ओके, सही। मैं बेसिकली ट्रिगर करना कि मतलब एम्प्लॉयज को कि वो आपके पास आके जब वो ये जॉब पर पोटेंशियल कैंडिडेट था। ओके, और कोई मुझे बताएगा? देखिए, मैं सबसे इसीलिए ये बात पूछ रही हूँ बिकॉज ये एक अच्छा टॉपिक है और इसकी आपको फ्यूचर में भी काफ़ी जगह आपके काम आ सकता है। एक मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ आप इसको अंडरस्टैंड भी करें, पार्टिसिपेट भी करें। गर्ल्स, आप भी बताएं मुझे। मैम मैंने बताया तो सही। हाँ, तो आपके अलावा और भी तो लड़के हैं क्लास में। बेटे, कोई और लड़कियां भी बता दे मुझे। वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। लीड जनरेटिंग यही है ना, एडवर्टाइजिंग के जरिए जिन 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 लोगों ने अप्लाई किया है, जिन्होंने सीवी जमा करवाई है, वो सारे पर्सन लीड जनरेटिंग में आएंगे। जो लीड जनरेट है इसको जो है ना क्या नाम है, जो कॉन्सेप्ट्स में यूज किया जाता है।
अगर आप इसको गूगल करेंगे या आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इस तरह से यूज किया जाता है। एक तो यहाँ पर जो लीड जनरेट है वो बेसिकली हमारे पास रिक्रूटमेंट क्या नाम है, लीड्स, इट्स अदर नेम, ठीक है, लीड जनरेट या रिक्रूटमेंट, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ रिक्रूटमेंट लीड्स के तो एचआर में तो इसका मतलब यही है कि जो आपके पास एक पूल जमा हुआ है एप्लीकेंट का, ठीक है, उसको हम लीड जनरेट करते हैं। पर लीड जनरेट का वैसे एक और मतलब भी होता है जो मैं आपको बता दूं। आपके पास जो आपने सुना होगा डिजी स्किल्स वगैरह, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग का जो वर्ड है उसमें भी जो है ना ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है। तो अगर बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसिंग वर्ड वगैरह के बारे में तो काफ़ी इन हो गया है, जैसे क्या नाम है, फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग आता है। जैसे आप लोग अभी यूट्यूब पे जैसे अभी बीच में एक ऐड आ रहा है, ठीक है, ये ऐड भी तो कोई एजेंसी दे रहा है ना, फ्रीलांसर जो है ना प्रोजेक्ट्स भी किस तरह से करते हैं, ये सोशल मीडिया पे एड्स दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। तो उसमें ये होता है जो इसको बेसिकली सेल्स के क्रम में यूज़ किया जाता है। लीड जनरेट इटसेल्फ सेल्स होता है जो कि फ्रीलांसर जो है ना तलाश करता है किंतु पोटेंशियल ऑडियंस को किसके लिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, यानी कंपनी के लिए पोटेंशियल ऑडियंस या पोटेंशियल कस्टमर्स जो है ना सर्च करता है जो कि क्या नाम है उसका प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या ले सकते हैं। बिकॉज अब जो है ना प्रिंट मीडिया और जो प्लेटफॉर्म ब्रोशर वो वाले सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, उसमें आप टारगेट ऑडियंस को नहीं टारगेट कर सकते हो। उसमें आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भी आपकी वो पॉम्पलेट्स और चीज़ें जा रही होती है जो आपके ऑडियंस नहीं भी होते हैं, तो आपका वेस्ट हो रहा होता है टाइम भी, रिसोर्सेज, एनर्जी, एवरीथिंग, प्रिंट और सब चीज़ें ना। तो उसमें क्या होता है वो रीड जनरेट करवाते हैं फ्रीलांसर से, उसको पे करते हैं ऑफकोर्स, और वो उनको एग्जैक्ट उन लोगों के नाम देता है, एग्जैक्ट उन लोगों के लिस्ट बना के देता है जो उसको प्रोडक्ट ले सकता है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट मैं बेच रही हूँ फिटनेस का, ठीक है, मैं कोई मेरा सेशंस है, जिम के सेशंस हैं, ठीक है, ये फिटनेस के, तो मैं वो उन लोगों को टारगेट करूँगी जिनको जो है ना क्या नाम है बैक इंजरी हो, जिनके बैक में पेन होता हो तो वो जाहिर सी बात है एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, जिनकी ओबेसिटी होगी या जो शुगर पेशेंट होंगे या कोई मॉडल बनना चाह रहा है या कोई ऐसे ही फिटनेस का काफ़ी शौक है या एथलीट है, तो मैं इस तरह के लोगों को जो है ना क्या नाम है करूँगी जिनमें कहीं ना कहीं फिटनेस का एक वो होगा, मोटिव होगा, तो फिट होना चाह रहे हैं कोई भी रीजन की वजह से, तो ये मेरे टारगेट ऑडियंस होंगे। तो वो इस तरह से कर रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट तरीके की और चीज़ें आ जाती है, बस मैं एक ग्राउंडिंग कर रही हूँ आप ही कि आपको ये भी एक्सपेक्ट इसका पता होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर जैसे वहाँ पर सेल्स का डेटा कलेक्ट करके दे रहे होते हैं मार्केटिंग और डिजिटल स्किल्स में, यहाँ पर क्या होता है लीड जनरेट का मतलब क्या है, यानी कि रिक्रूटमेंट लीड, ठीक है, रिक्रूटमेंट लीड यानी कि जो आपके पास जो एप्लीकेंट का एक पूल जमा हुआ है किसके थ्रू, आपके रिक्रूटमेंट सोर्सेज के थ्रू। सोर्सेज हमारे पास क्या हो सकते हैं, एजेंसीज हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है, रेफरेंस बेस्ड हो सकता है। तो जो पूल आपके पास जमा हुआ है उसको हम कहते हैं लीड जनरेटेड। अच्छा, लीड जनरेटेड के बाद उसके बाद उनमें से कितने लोगों को इन्विटेशन मिली है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाते हैं। ये तो आपको बिल्कुल सब चीज़ें फिगर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मुझे आपको ये बताना है कि ये रेशो किस तरह से निकल रहा है और लीड आपके पास जो क्या नाम है फॉर्मूला है वो क्या है इसका, मैं आपको ये बताती हूँ। अच्छा, ये हम यूज क्यों करते हैं, ये हम क्या करते हैं, हम चेक करने के लिए कि हमारा जो एचआर प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास रिक्रूटमेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, केपीआई है इन रिक्रूटमेंट, ठीक है, उसकी उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम इसको अडॉप्ट करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमने कितने ज़्यादा हमारे पास टोटल एप्लीकेंट आए और कितने हमने हायरिंग्स की, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, यील्ड रेशियो ऑफ स्टेज एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ हायरेबल कैंडिडेट रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेज एन, एंड फिर उसके बाद क्या नाम है अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कम इन स्टेज एन, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। एंड क्या होता है हमारे पास
रेशो किस तरह से निकलता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये 1200 है, इसको हमने किसके साथ किया, 200 को इसके साथ मतलब रेशो करके लगा दिया और दोनों को कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 6 और 1 आ गया। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1200 की वैल्यू आई है, तो जो रिड्यूस करके हमारे पास 6 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर ये 200 वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, देन उसकी कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, 6 में से हमने 1 को क्या किया, कैनेडियन को, हमारे पास 6:1 का रेशो आ गया। देन इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, कैनेडियन इनवाइटीज में हमारे पास 200 हमारे पास कैनेडियन इनवाइट किए हैं, जिसमें से हमने इंटरव्यू कितनों का किया, 150 का, इन दोनों का रेशो निकाला। देन उसके बाद यहाँ पर 150 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा, फिर दोनों का इन दोनों का रेशो निकाला, एंड देन उसके बाद हमारे पास 100 के साथ 50 को हमने क्या किया, ऑफर मेड यानी न्यू हायर किया, यानी तो हमने ऑफर 2 को की जिसमें से हमने हायरिंग 1 की थी। यानी हमारे पास टोटल रीच 6 लोगों की थी, जिसमें से हमने 1 को जो है ना कैनेडियन को इनवाइट किया, फिर 4 को हमने इंटरव्यू किया, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, नहीं 4 को हमने इनवाइट किया, 3 का हमने इंटरव्यू किया, देन उसके बाद 3 का हमने इंटरव्यू किया एंड 2 को हमने ऑफर मेट की, एंड 2 को ऑफर मेट करने के बाद हमने 1 हायरिंग की। ये इस तरह से प्रोसेस करवाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हम इससे देख लेते हैं कि हमें किस तरह से इसकी हमें ये कैसे हम इनको किस किस पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि हमें परफॉर्मेंस को जो है ना इवेल्युएट करने के लिए, यानी KPI इंडिकेट यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ रिक्रूटमेंट को मालूम करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। सेकेंड, हम किस लिए यूज करते हैं, इसको हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या नाम है, एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है, एंड हम इसमें से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे पास यील्ड रेशियो डिक्रीज हो रहा है, देखिए आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके ये आगे आगे जाके डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट है। पर जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि सिर्फ रिड्यूस करना ही यानी कि सिर्फ कॉस्ट को कम करना ही हमारा मोटिव नहीं होता, बल्कि क्वालिटी मेंटेन करना भी हमारा एक प्राइम मोटिव है। ये नहीं कि हमने क्या नाम है इंटरव्यू 150 की जगह हम 100 को भी कर सकते हैं, बट इसमें ये होता है कि अगर हम 150 को कर रहे हैं तो अगर हम वो 50 रिड्यूस करते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हो सकता है हमारी इस कंपनी के लिए जो बंदा सुटेबल हो वो 150 में ही हम लॉस ना कर लें। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी कंसिडर की जा रही होती है कि भाई हम क्या नाम है क्वालिटी भी सस्टेन रखते हैं, सिर्फ रिड्यूस करने के चक्कर में ना रहें, सिर्फ पैनल का टाइम बताने के चक्कर में ना रहें, कॉस्ट को कम करने के चक्कर में ना रहें, और क्या करें प्रोसेस को शॉर्ट करने के चक्कर में ना आए, बल्कि क्वालिटी भी मेंटेन करें। अच्छा, इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें से हम बहुत सारी चीज़ों का रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। हम रेशो देख सकते हैं कि भाई हमने जो लीड जनरेट किए हैं उसमें तो जाहिर सी बात है मेल फीमेल दोनों ने किया होगा, फिर हमने इनवाइट किन किन लोगों को किया है, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है ना आगे हमने क्या किया हुआ है, तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, जेंडर रेशो निकाल सकते हैं, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है, यानी जिस तरह मेल को दे रही है इस तरह से फीमेल को भी दे रही है या नहीं दे रही है। एक तो ये जस्टिफिकेशन हो सकती है कि फीमेल उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं है। सेकेंड जस्टिफिकेशन ये भी हो सकती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो पोजीशन आई हुई है उसके लिए चाह ही नहीं रही है कि फीमेल आए। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि भाई बहुत से कॉन्सेप्ट बने हुए होते हैं कि भाई फीमेल उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं होती हैं, या फीमेल्स जो है ना क्या नाम है क्या नाम है वैसे अटेंटिव नहीं होती है, या हमें नहीं चाहिए फीमेल लीडरशिप पोजीशंस को अच्छे से नहीं संभाल सकती, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो आप बाइस्ड हो रहे हो, जैसे कि आप फीमेल कैनेडियन के बारे में देख रहे हो कि भाई आपकी प्रेफरेंसेस ही मेल की, तो ये सब चीज़ें भी लुक आफ्टर की जा रही होती है कि जेंडर। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एड में ये लिखा होता है कि माइनॉरिटीज एंड फीमेल आर इनकरेज टू अप्लाई, इस तरह से स्टेटमेंट दी हुई होती है, क्योंकि वो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो चाह रहे होते हैं कि भाई फीमेल रेशो भी आए, सिर्फ मेल ना हो, ताकि इन्वायरमेंट में एक स्टेबिलिटी आए। क्योंकि फीमेल मैं एक लीडर है अली बाबा, उनका इंटरव्यू देख रही थी,
तो उसमें मैंने ये देखा कि उन्होंने बोला था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, ये उनके अपने वर्ड्स हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती कि उनके और रेशो क्या है, जेंडर मतलब जेंडर रेशो क्या है, किन को ज़्यादा हायरिंग की गई, पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो मैंने देखा था, उन्होंने उसमें ये बोला कि हमारा जो ज़्यादा स्टाफ है वो फीमेल का है। मेरे पास जो ज़्यादा स्टाफ है वो फीमेल का है, हमारे पास मेल इतने ज़्यादा नहीं है, हमारा ज़्यादा स्टाफ बेस करता है फीमेल। और उन्होंने उसको इस तरह से जस्टिफाई किया कि फीमेल आर मोर लॉयल, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होती हैं, ज़्यादा क्या नाम है क्या नाम है लॉयल होती हैं, ज़्यादा काम को सीरियस लेती हैं एज कम्पेयर मेल, क्योंकि उनमें वो चीज़ क्योंकि वो फैमिली ओरिएंटेड होती है, तो वही चीज़ उनमें इनहेरिटेड होती है कि दे केयर अबाउट, मतलब वो उनके वर्ड है, दे केयर अबाउट हस्बैंड, फैमिली, चाइल्ड, जॉब, हर चीज़ को थोड़ा सा सीरियस और ज़्यादा क्या नाम है अटेंटिव वे में देखती हैं। तो उन्होंने ये जस्टिफाई किया क्योंकि वो क्वेश्चन उनसे पूछा जाए कि आप अपनी फर्म, आपकी फर्म की सक्सेस क्या 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 है रीज़न, आप फीमेल्स को ज़्यादा इंकरेज करते हैं या मेल्स को ज़्यादा इंकरेज करते हैं अपनी जॉब पोजीशंस के लिए। तो उन्होंने यही आंसर दिया कि मेरे पास ज़्यादातर स्टाफ फीमेल्स का है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से पॉलिसीज बना रही है, पर इस चीज़ को भी अश्योर, इस चीज़ को भी वो एक्सपेरिमेंट से अश्योर कर सकती है कि हमारे पास जो रेशो है वो मेल फीमेल का इक्वल है या इक्वल नहीं है। ये हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, जेंडर रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, किन किन जगहों से हमने क्या नाम है हायरिंग की गई, स्टेट्स को हम कर सकते हैं कि डेमोग्राफिकली हमारे पास किस बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इस रिक्रूटमेंट डील पैरामीटर से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास ये, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। हमारे पास क्या है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट, हायरिंग फ्रॉम विद इन। अच्छा, इसमें जब अगर हम अंदर ही अंदर हायरिंग कर रहे हैं, यानी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम हायरिंग कर रहे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास क्या है, फॉर नॉलेज ऑफ कैंडिडेट स्ट्रेंथ, पहले से ही हमें पता है कि कैंडिडेट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, ठीक है। और हमें हम ज़्यादा प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कैनेडियन के किसको स्किल्स को, और कैनेडियन को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन से, हम कैनेडियन का मोरल भी इंक्रीज कर सकते हैं। हमें ज़्यादा ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। ओरिएंटेशन आपको पता है क्या होता है, ट्रेनिंग तो ऑफ कोर्स पता होगा, ओरिएंटेशन पता है क्या होता है? मैं मतलब कंपनी के बारे में, कंपनी के नो हाउ जो है ना आपको बताया जाए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह, कंपनी की इमेज बताई जाए। क्या बताया जाए, कंपनी के बारे में बताया जाए। जी मैम, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह के बारे में जो है ना वो गाइड किया जाए। कोई और बताएगा ओरिएंटेशन? मैम वो जॉब वगैरह की कंडीशंस वगैरह होती है कि किस कंडीशन में जॉब करना है। इस ये हायरिंग के बाद जो एम्प्लॉयज हायर होते हैं ना, उनको मतलब कंपनी के बारे में बताया जाता है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। उनको मतलब उनकी स्किल के मुताबिक जो जॉब दिया जाता है, उनको कंपनी का विजिट कराते हैं, तब ओरिएंटेशन में आएगा। ओके, मैम मीन मतलब न्यू एनवायरनमेंट में उनको सेटल करने की जो कोशिश वो की जा रही होती है, उनके बारे में बताया जा रहा होता है। ओके। मैम इसमें वर्क और वर्क कंडीशन भी बताते हैं। इसमें जॉब रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूल्स रेगुलेशंस, यही सब चीजें बताई जाती हैं ओरिएंटेशन में। आपको पता है जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जो आपका फर्स्ट डे होता है एट द जॉब, वो बेसिकली आपका ओरिएंटेशन ही होता है, ठीक है, सिंपल वर्ड। यस मिस। ओके, तो वही हमारे पास ओरिएंटेशन होता है इन अ सिंपल वर्ड। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज हो, फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी हो या फर्स्ट डे ऑफ कंपनी हो, इज कॉल्ड ओरिएंटेशन डे ना मिस। जैसे कि हमारे भी मैम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ओरिएंटेशन डे ही था, वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन सब चीजें बताई गई थी हमें। एग्जैक्टली, ओरिएंटेशन वही होता है हमारे पास जो फर्स्ट डे होता है, यूनिवर्सिटी का हो गया, कॉलेज का हो गया।
जॉब का भी ओरिएंटेशन भी होता है। जैसे फर्स्ट डे आपको बता दिया जाए कि भाई ये आपका ऑफिस है, यहाँ पर आप बैठेंगे, ये टाइमिंग है, ये लंच टाइम है, ये यहाँ कैंटीन है, इस तरह से आपको काम करना होगा, इनको आपको इन्फॉर्म करना है, इनसे इन्फॉर्मेशन लेना है, यहाँ अटेंडेंस लगानी है। ये सब चीज़ें हमारे पास ओरिएंटेशन होती है। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती इफ़ यू आर हायरिंग कंपनी। अगर कंपनी में हायरिंग कर रहा है, कंपनी के अंदर से ही हायरिंग कर रहे हैं, बिकॉज वो सब चीज़ें पहले से ही उस इंडिविजुअल को पता होती है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं? एप्लीकेंट बिकम डिसकंटेंट। ठीक है, हो सकता है कि एप्लीकेंट जो है ना डिससैटिस्फाई हो, आपसे खुशी ना हो। टाइम वेस्ट इंटरव्यू इनसाइड कैंडिडेट हु विल नॉट बी कंसीडर्ड। टाइम वेस्ट भी होता है, अगर आप कंसीडर ही नहीं करना है तो आप इंटरव्यू लेके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन रीडिंग ऑफ द स्टेटस को, ये मुझे कोई बताए, ये सबसे ज़्यादा काम की बात है। मैम इसका तो नहीं पता मुझे। तो बेटे आपको वर्डिंग से क्या लग रहा है? रीडिंग समझ नहीं आ रही है वैसे वर्डिंग भी। लेकिन मैम एक सवाल है, अगर ये लोग कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं तो उनको हायर क्यों कर रहे हैं फिर से? बेटे देखिए, मेरी बात सुने, कंपनी में एक तो मेरी बात सुने, कभी कभी होता है कंपनी से पहले छोड़ के चले गए, कुछ टाइम काम किया, उनको दोबारा ही क्या नाम है हायर कर दिया इनसाइड कंपनी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले से हायर है उन्हीं, यानी कि कंपनी के अंदर में से ही किसी को हायर कर लेना। यानी कि सपोज करें आप कंपनी में काम कर रहे हैं, मैंने आपके कजन को ही हायर कर दिया, समझिए आप। इनसाइड कंपनी ना आपके लिंक से है। मुझे क्या कजन वाला पॉइंट समझ नहीं आया। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके कोई, मुझे कोई मतलब चाहिए, मेरे पास वैकेंसी आई है, आपको भी पता चल गया, आपने बोल दिया कि बॉस मेरा जो है ना क्या नाम है कज़न है, वो भी पढ़ा हुआ है, इस तरह करके। मैंने कहा अच्छा सीवी दे दो, मैंने बस इसको ले लिया। मुझे उसकी ज़्यादातर चीज़ें पहले से ही पता है, बिकॉज अगर आप लोग एक ही घर में रहते हैं, बहुत चीज़ें पता है कि भाई ये इस तरह से पढ़ा हुआ है, ये तो एक इनसाइड एक टाइम वेस्ट। ठीक है, कि कोई भी क्लोज लिंक बंदा, ठीक है, या जैसे कि कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉस है, बॉस ही अपने किसी रिलेटिव को ही क्या नाम है हायर कर रहा है, या फिर कोई एम्प्लॉय एक कुछ टाइम तक वहाँ काम किया है 5-6 साल, और फिर जो है ना कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर रही है, दोबारा रीहायरिंग हो रही है, इस तरह से। यानी कि आप पहले से ही उस इंडिविजुअल के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता है, या उसने यहाँ पर काम किया है, इस तरह की हायरिंग की बात की जा रही है। समझ आ रही है आपको? जी या मैम फिर एक समझ आ रही। पोजीशन पे वो है और दूसरे पोजीशन के लिए उसको जो है ना हायर किया जा रहा है, किसी अब प्रमोशन भी कहते हैं उसे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, तो उसकी बहुत सी चीज़ें पहले से ही पता होती हैं। यानी प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ता है ना। प्रोसेस फॉलो करने में क्या होता है कि आधी चीज़ें तो पहले ही पता होती है ना आपको। तो उस सेंस में बात की जा रही है कि ये सब चीज़ें जो है ना, कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। तो इन ब्रीडिंग ऑफ स्टेटस को का आप मुझे बता दें कि ये क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी ऑल ओवर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को हिट करती है। कोई तो बता दे, आपको विकैप्स तो समझ आ रही होंगी ना कि विकैप में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक और सेशन भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन था वो सिर्फ 10 मिनट्स का था। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास इनब्रीडिंग होता क्या है। इनब्रीडिंग ऑफ स्टेटस को, देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं भी खुद ये करती हूँ भी, और करती थी भी, और करती रहूँगी भी, बिकॉज आपके लर्निंग प्रोसेस कहीं पे भी खत्म नहीं होता। आप चीज़ों को ना तोड़ तोड़ के समझा करें। सबसे पहले आप ये देखिए कि इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। देन ऑफ दी तो आपको पता है कि आर्टिकल और प्रपोजिशन। स्टेटस को का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टेटस को तो हमारे पास जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, यानी कि जो सूरत हाल होता है, ठीक है। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये तो किसी को पता होगा ना। अच्छा, एम्प्लॉय इनब्रीडिंग के बारे में पता है आपको? एम्प्लॉय इनब्रीडिंग क्या होता है?
मैं जैसे आप अभी बता रही थी कि किसी एम्प्लॉय के बारे में आपको पहले से ही मालूम है कि ये इसके केपेबल है और आप उसको रोकी, दैट्स कॉल्ड इनब्रीडिंग। अच्छा, आपको वैसे इनब्रीडिंग का मतलब पता है? इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है बेटे? पहले इनब्रीड का मतलब देखें। इनब्रीड का मतलब क्या होता है? ब्रीड फ्रॉम क्लोजली रिलेट पीपल स्पेशली ओवर मैनी जनरेशन। ठीक है, यानी किसी क्लोजली रिलेशन से क्या करना, ब्रीड करना, जो कि स्पेशली फ्रॉम ओवर मैनी जनरेशन। आप इसको गूगल करके देखें इनब्रीड का सबसे पहला मतलब। अब इनब्रीडिंग, एम्प्लॉय इनब्रीडिंग क्या होता है? ये एक टर्म जो है ना बिजनेस में यूज होती है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन टैग यानी कि कॉमन स्किल या कॉमन माइंडसेट या कॉमन बैकग्राउंड या एक जैसे बैकग्राउंड के लोगों को हायर करना, यानी कि जिनकी जो है ना एथिक्स सेम हो, जिनका विजन सेम हो, जिनके पर्सनल ट्रेट सेम हो। फॉर एग्जांपल, सारे पंजाबी हायर करते हैं, सारे जो है ना क्या नाम है, सारे जो है ना सुन्नियों को हायर कर लिया, सारे चलो शियाओं को हायर कर लिया, किसी भी सेम सेट पीपल्स को हायर कर लिया, पर्सनल ट्रेट भी सेम है, यानी ये सारे बहुत मॉडर्न है या सारे एक्सट्रीम कंजर्वेटिव है। ठीक है, इस तरह कॉमन सेट के यानी होमोजीनियस जो है ना सेट ऑफ एम्प्लॉयज को क्या कर लेना, हायर कर लेना। अच्छा, अपेरेंटली तो ये आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार जैसे एक जैसे लोग हैं तो भाई काम मिल बांट के होगा और बहुत मजा आएगा, बट दिस इज द काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी को ये काउंटर कर रही होती है, उसको पूरी तरीके से क्या कर रही होती है, ये डैमेज कर रही होती है। सेकंड ये होता है कि आपके पास जो है ना अगर एम्प्लॉय अपने फ्रेंड्स को हायर कर रहा है, अपने अपने किसी रिलेटिव को हायर कर रहा है, तो ये एक मॉडर्न बिजनेस में भी ये एक टैबू आ जाता है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर क्या है, उसके प्रोफेशनल स्किल्स को तो देखा ही नहीं जा रहा, नेपोटिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन एंड फेवरेटिज्म का एक एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आपकी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। सही है, तो ये आपके लिए सही नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, फाइंडिंग इंटरनल कैंडिडेट, जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग क्या है, पब्लिसाइजिंग एन ओपन जॉब टू एम्प्लॉय often by literally posting it on bulletin board and listing its attribute, यानी कि भाई आपने इसको क्या कर दिया, जॉब को पोस्ट कर दिया, सिंपल आपको इसके नाम से पता चल रहा है। रीहायरिंग फॉर्मल एम्प्लॉय, अगर आप रीहायर कर रहे हैं अपने फॉर्मल एम्प्लॉय को, एक एडवांटेज ये है कि आपको उसकी क्वांटिटीज पता है, ठीक है, और आप उसके जो है ना दे न्यू क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज उन्हें पता है और उसको फर्म के कल्चर के बारे में पता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हो सकता है उसका पास्ट एक्सपीरियंस आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा ना रहा हो, तभी तो उसने स्विच किया हो, तो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता, ये एक एक्साइटमेंट और एक लर्निंग मोटिव थोड़ा कम होता है, सब चीज़ें पहले से ही पता होती है। और रीहायरिंग क्या करता है, एक रॉन्ग मैसेज दे रहा होता है किसको, एम्प्लॉयज को, कि देखो रीहायर हो रहा है ये बंदा, तो जरूर इसकी कोई लिंक है, ये कोई रेफरेंसेस है, कुछ भी एक रॉन्ग मैसेज जाता है। अच्छा, इसके बाद एक न्यू टॉपिक हमारे पास और स्टार्ट हो गया, जो कि भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, चलिए आप मुझे बता दें सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, मैं आप लोग का वेट कर रही हूँ। मैम मैम मतलब कोई जो है वो एक जो लीडर हो उसका अगला सक्सेसर डिसाइड करना, कि एक मतलब कोई अगर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे कोई है, उसके बाद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना वो कौन संभालेगा, उसका सक्सेसर कौन होगा।
और कोई बताए मुझे। किसी लीडर के लिए लीडरशिप एवेल्युएट करना कि कैसे कोई भी लीडर यहाँ पे इस पोजीशन पे आके सक्सेस करेगा, क्या मैकेनिज्म होगा वो इस्तेमाल करेगा, आई थिंक। और क्या होता है, कोई और बताएगा मुझे। मैम सेकंड लीडर सेलेक्ट करना, अगर एक लीडर रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई है तो उसकी जगह कोई और सेकंड लीडर सेलेक्ट करना। और कोई बताए क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग। किसी पोजीशन के लिए मतलब फ्यूचर में मतलब फ्यूचर सीनियर वगैरह को मतलब सेलेक्ट करना, तो इस सेंस में मैम ये लीडरशिप ही है मेरे ख्याल से कि लीडर सेलेक्ट करने के फ्यूचर में कौन लीडर लीड करेगा और अभी कौन लीडर है। मिस किसी कंपनी में जो की पोजीशंस होती हैं तो मिस उसके लिए पहले से ही अगला बंदा तैयार रखना कि अगर ये वाला बंदा छोड़ के चला जाए या कोई जो है रिटायर वगैरह हो जाए तो इसके बाद जो है हमारी प्लानिंग हो कि इसके बाद ये बंदा होगा और उस बंदे को उस तरह से तैयार किया जाए। ओके। और कोई बताएगा मुझे। बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लीडर्स के बाद जो नीचे जो होते हैं जैसे एजीएम होते हैं तो उनको जैसे इवेल्युएट करते हैं ना तो वो प्लान होता है ये, आई थिंक कि अब ये ऊपर आएंगे, कौन सा मैकेनिज्म है जिसके तहत ये अब ऊपर आएंगे, इनकी बारी है जीएम बनने की। सही। सक्सेशन प्लान ये होता है, हमारी क्लास 1 मिनट में ऑफ होने वाली है और फिर भी मैं बता देती हूँ जब तक के, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट होगा हमारे पास सक्सेशन प्लान की अगर हम डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग अ सुटेबल सप्लाई ऑफ सक्सेसर फॉर करंट एंड फ्यूचर सीनियर और की जॉब। अच्छा, यानी कि आप जो कह रहे हैं ना कि कोई छोड़ के चला जाए, जरूरी नहीं है कि हमेशा छोड़ के जाए, हो सकता है छोड़ के ना जाए वो करंट, पर कभी ना कभी जैसे कि सीनियर पोजीशन पे कोई भी इंडिविजुअल है तो कभी ना कभी वो रिटायर्ड होगा ना, उसके रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, या टेम्पररी वो कहीं और एंगेज होता है, तो किसी ऐसे इंडिविजुअल को उसके बैकअप पे प्रिपेयर करना पहले से ही कि ताकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करे, संभाल सके। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लान करते हैं करंट पोजीशंस के लिए या फिर क्या करें फ्यूचर